सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अकेडमी। आज फिर से आप लोगों के पास चर्चा करने के लिए एक नए अध्याय के साथ पहुंचे। पिछला चर्चा हमारा हुआ था भारत एक परिचय, और आज इसके साथ साथ दूसरा परिचय हम करने जा रहे हैं, वो हमारा हिमालय। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अवस्थित है एक नवीन बलित पर्वतमाला, जिसे हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। तो आज का चर्चा हमारा नवीन बलित पर्वतमाला के ऊपर होगा, जो भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पे फैला हुआ है, जो करीब 2500 किलोमीटर के आपका जो है लंबाई में फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर यह हिमालय फैला हुआ है। आकार के दृष्टिकोण से जो है, अगर आकार का बातें करेंगे तो आकार में यह धनुषाकार है, और जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर मुड़ेंगे, जैसे जैसे पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर हम मुड़ते हैं, वैसे वैसे इसके चौड़ाई में कमी आएगा, परंतु इसके ऊंचाई में वृद्धि आएगा। जैसे आप इधर देखेंगे, इधर का जो पर्वत श्रेणियां है या चोटी वगैरह है, वो कम हाइट का मिलेगा बनस्पत पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाए, या फिर आपका जो माउंट एवरेस्ट का बातें कर ले, कंचनजंगा का बातें कर ले, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, है ना, तो इन सभी का हाइट हमें बनस्पत काफी ज्यादा मिलेगा। तो आज फिलहाल हिमालय के परिचय के तहत हम चर्चा करें कुछ प्रमुख डाटा, जो आगामी परीक्षा एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बिहार कांस्टेबल, एटीसी या बिहार सचिवालय वगैरह के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान से सुने, और आइए चर्चा प्रारंभ करें अपने हिमालय का। हिमालय का चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आप इतना जरूर जाने कि भाई सिद्धांत के तहत इसका स्थापना करें। सबसे पहला बात है, आज का वर्तमान हिमालय जहां अवस्थित है, वो आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पहले जो है, यह हिमालय के जगह पर एक भूसन्नति हुआ करता था, यानी यहाँ पास एक सागर हुआ करता था। आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, ठीक है, तो प्रारंभ में पृथ्वी के पास जो है एकमात्र महादेश था, जिसका नाम पैंजिया था, और एकमात्र महासागर था। पैंजिया महादेश के चारों तरफ से जल घेरे हुए, उसको कहते थे पैंथालोसा महासागर। ऐसा कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग के द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में ऐसा होता है कि पृथ्वी में आंतरिक बल होता है, यानी कह सकते हैं अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के कार्य करने की वजह से इसके अंदर जो है बिखराव आ जाता है, और यह एक जो महादेश है वो 2 महादेशों में परिवर्तित हो जाता है। कौन 2 महादेश हो जाता है, कौन बदलता है भाई? तो यहाँ पास चेंजेज आता है पैंजिया महादेश में। पृथ्वी पे एकमात्र महादेश आज से पहले करीब है ना, कई करोड़ों वर्ष पहले एकमात्र महादेश हुआ करता था, वो था पैंजिया महादेश। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के कार्य करने की वजह से इसमें टूट जाता है, इसमें विखंडन होता है, और एक पैंजिया महादेश जो है 2 महादेशों में चेंज होता है। कौन सा महादेश? ऊपर वाला भाग टूट करके बन जाता है अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया से प्रायः जानते हैं। दक्षिण वाला भाग प्रायः हमारा क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में देखिए किस प्रकार से विखंडन हुआ। ये ब्रेक हुआ और ब्रेक करके ऊपर चला गया, जिसको ऊपर वाले नॉर्थ वाले भाग को लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिण वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। बीच में जो आपका शंकरा सागर बचा, ये शंकरा सागर का निर्माण हुआ, एक सागर का निर्माण हुआ, विशाल सागर का निर्माण हुआ, इसे टेथिस सागर या भूसन्नति कहते हैं। तो यही जो टेथिस सागर है, इसी के बारे में कहा जाता है कि जहां आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो टेथिस सागर था, उसी के जगह पर निर्माण हो गया है हमारे हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के लिए जो है कुछ प्रमुख सिद्धांतों का चर्चा किया गया है कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं के द्वारा। उनमें से 2 प्रमुख भूगोलवेता हैं जिनका मान्य काफी ज्यादा है। कौन है भाई? सो दिस वन इज कोबर महोदय के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत को कहते हैं, कौन सा सिद्धांत? इस सिद्धांत को कहते हैं टेथिस भूसन्नति का सिद्धांत। याद रखेंगे कौन सा सिद्धांत है? इस सिद्धांत को कहते हैं टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति का सिद्धांत, यानी इसी को कहते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और दूसरा सिद्धांत दिया गया है हैरी हेस के द्वारा, जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत और भूसन्नति का सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इस सर्वमान्य है, सारे लोगों के द्वारा, या कह सकते हैं ज्यादातर लोगों के द्वारा यही माना गया। और एक सिद्धांत है कोबर महोदय के द्वारा, जिसे कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत। तो चलिए आइए इसी में चर्चा करें कि भाई हमारा सिद्धांत क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो आइए देखें इसके बारे में। सबसे पहला चर्चा हम करें आपके साथ, वो है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है
कि दो प्रमुख भूभाग के बीच में एक संकरा जो है भूसन्नति था। कैसा भाग था? तो ये देखिए, कहा जाता है कि इस प्रकार से जो है दो प्रमुख भूसन्नति आपका जो है भूसन्नति हुआ था और इस दोनों तरफ जो है बहुत बड़ा बड़ा भूखंड था। ठीक है, उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते थे, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे और इन सब का अवसाद जो है इसमें आकर के जमा होता था। इन सब का अवसाद, अंगारा लैंड का अवसाद टेथिस सागर में, गोंडवाना लैंड का अवसाद टेथिस सागर में। और इसके वजह से क्या हुआ, ये अवसाद लगातार जमा होते होते क्या होने लगा कि इसमें अवतरण होने लगा, यानी नीचे की ओर खिसकने लगा। और जब अवतरण होने लगा टेथिस भूसन्नति में, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। तो फाइनली क्या होता है कि इसके लेंथ में वृद्धि होता है, परंतु इसका चौड़ाई में कमी आता है। और इसी बीच में क्या होता है, ये दोनों तरफ से इसमें कॉम्प्रेस बल कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये दोनों तरफ से कॉम्प्रेस होने लगता है और इसके वजह से इन चट्टानों में क्या है, इन चट्टानों में कहा जाता है कि बलन पड़ना प्रारंभ हो गया। और चूंकि गोबर महोदय कहते हैं कि गति दोनों तरफ से जो कॉम्प्रेस हो रहा था वो इतना ज्यादा नहीं था, जिसके वजह से दोनों किनारों पर ही जो है इस प्रकार के बलन का निर्माण होता है। तो उत्तरी क्षेत्र में जो बलन का निर्माण होता है, इसके मार्फत से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं कुनलुन पर्वतमाला, जो तिब्बत पठार के उत्तर में है। और दक्षिणी वाला भाग जो है, जहाँ पास आपका अगला हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, ये आपका कौन सा बना, ये हिमालय पर्वतमाला। बीच वाला जो भाग था, जो आपका यहाँ पास आप देख रहे हैं, जहाँ आपका जो है अवसाद जमा हुआ था, सेडिमेंट हुआ था, ये वास्तव में भूमि ऊपर उठ गया। और जैसे ये भूमि ऊपर उठ गया, प्लेन भूमि ऊपर उठ गया, तो उठने से पठार का निर्माण हो गया। तो इस सिद्धांत को, इसी सिद्धांत पे कहा गया कि हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ बलन पड़ा किनारे में, दोनों किनारे पर बलन पड़ने से दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड का भाग था, क्या निर्माण हो गया, यहाँ पास निर्माण होता है हिमालय पर्वतमाला का। और दूसरा उत्तरी भाग में जो कि अंगारा लैंड या लॉरेशिया का भाग है, यहाँ पास क्या निर्माण होता है, तो यहाँ पास जो निर्माण होता है इसे हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कुनलुन पर्वतमाला। तो इस तरीके से निर्माण होता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके आगे, ये था हमारा पहला सिद्धांत। नाउ द नेक्स्ट, दूसरा सिद्धांत के अनुसार हमारा क्या है, दूसरा सिद्धांत, ये सिद्धांत कौन दिए, एक कोबर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हमारा कौन सा है, हैरी हेस के द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है हैरी हेस के द्वारा कि भाई पृथ्वी के अंदर जो है, जो आपका टेथिस सागर के दोनों किनारों पर, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी किनारों पर जो है दो प्रमुख प्लेटें आपस में टकराती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इन प्लेटों के बारे में थोड़ा सा समझें। पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर का पार्ट है, जिसको क्रस्ट के रूप में जानते हैं, तो लिथोस्फीयर का पार्ट है कई परतों में बना हुआ है, कई परतों में बना हुआ है, जो कि माना जाता है करीब 100 परत का या बना हुआ है, जिसमें 6 बड़े बड़े परत हैं। ये बड़े बड़े परत कौन से हैं, देखिएगा, ये बड़े परत हैं। पहला परत को कहते हैं अमेरिकन प्लेट, दूसरा को अफ्रीकन प्लेट, तीसरा को यूरेशियन प्लेट, चौथा को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवा को अंटार्कटिकन प्लेट और छठा को कहते हैं पैसिफिक प्लेट। तो जब आज से करीब 7 करोड़ वर्ष जो है ये प्लेटें एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से प्लेटें अलग होने लगी, तो उसी समय यूरेशियन प्लेट और इंडो इंडियन प्लेट जो है ये एक दूसरे के करीब आने लगे। हुआ कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उत्तर भाग से यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा में गति करने लगा और दक्षिण भाग में इंडियन प्लेट जो है उत्तर पूर्वी दिशा में जो है गति करने लगा। बीच में कौन सा सागर था हमारा, टेथिस सागर। टेथिस सागर में क्या है, अवसाद है। तो अब इसी के कारण से कहा जाता है कि चूंकि दोनों प्लेटें, यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा में गति कर रहा है और इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गति कर रहा था, जिसके वजह से ये दोनों जाकर के टकराते हैं। टकराने के वजह से टेथिस सागर में जो आपका सेडिमेंट था, अवसाद था, इसमें बलन पड़ जाता है और इस प्रकार से निर्माण होता है किसका, तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण है। तो दोनों ही सिद्धांतों में यह कहा जाता है कि बीच में इसका निर्माण क्या चीज से हुआ है। ठीक है, अच्छा किस चीज का करेंगे, तो अब हम लोगों का चर्चा होगा हिमालय के अंतर्गत किन किन श्रेणियों को पढ़ते हैं या हिमालय के अंतर्गत किसे किसे पढ़ते हैं। तो हिमालय के अंतर्गत 4 हिमालय का चर्चा करेंगे हम लोग। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय,
तीसरा है लघु हिमालय, है ना, और चौथा है शिवालिक हिमालय। जिसमें से हिमालय का जो निर्माण हुआ है उसमें 3 प्रमुख हिमालय ही पढ़े जाते हैं। हिमालय के अंतर्गत 3 हिमालय आते हैं, जो होगा बृहद हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका लघु हिमालय जिसे मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीसरा हिमालय को हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय को हम आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर मैप के दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करें तो देखिए हम ऊपर में 3 प्रमुख लाइन का बनाए, ठीक है। तो एक 3 प्रमुख श्रेणी जो आता है ये आपका मिलता है, जिसके अंतर्गत ये श्रेणी है आपका ट्रांस हिमालय के तरफ, ओके। तो ये श्रेणी है ट्रांस हिमालय के तहत 3 प्रमुख श्रेणियों का चर्चा करते हैं। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय के तहत 3 प्रमुख श्रेणी होगा। पहला श्रेणी देखिए, पहला श्रेणी को हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और इसी काराकोरम श्रेणी के पूरब में समानांतर में तिब्बत में एक और श्रेणी है, इसी का जो है फैला हुआ भाग है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैलाश पर्वतमाला। यानी आपके जो है एक कैलाश पर्वतमाला कहाँ मिलेगा? तिब्बत में मिलेगा। किसका समानांतर भाग है, किसी का फैला हुआ क्षेत्र है? यह आपका काराकोरम का क्षेत्र है। यहाँ से देखेंगे यह आपका दूसरा एक खास बात और है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो एक प्रमुख ग्रंथि से हुआ है। कौन सा ग्रंथि है? इसे कहते हैं पामीर का ग्रंथि। पामीर के ग्रंथि से ही कुनलुन पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। पामीर ग्रंथि से ही हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, तिब्बत पठार का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पास अगला चर्चा हम क्या करेंगे कि कुछ इसी के आसपास का चित्र है। अब यही पास एक और पर्वतमाला है जो अफगानिस्तान में पर्वतमाला है। अफगानिस्तान में एक पर्वतमाला है जिसे क्या कहते हैं? हिंदू कुश पर्वतमाला। और पाकिस्तान में एक पर्वतमाला है, इसे क्या कहेंगे? सुलेमान पर्वतमाला। तिब्बत में जो है काराकोरम के समानांतर श्रेणी है, इसे क्या कहेंगे? काराकोरम के समानांतर में जो है उसे हम कहते हैं कैलाश पर्वतमाला। और देखिएगा इसके पश्चात हमको पढ़ना है कौन सा? ये हुआ ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय में काराकोरम सबसे ऊपर में है, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के नीचे जॉस्कर श्रेणी है। अब आइएगा, ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या चर्चा करना है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय याद रखिएगा नंगा पर्वतमाला से लेकर के, यानी सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वतमाला? नंगा पर्वतमाला। तो नंगा पर्वतमाला से लेकर के पूर्वी क्षेत्र में नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। नामचा बर्मा आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में फैला हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच का सीमा रेखा में है नामचा बर्मा। तिब्बत में क्षेत्र आपका जो है पड़ता। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक? बृहद हिमालय फैला हुआ है कहाँ से? यह फैला हुआ है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बर्मा तक। ये हो गया बृहद हिमालय। अब इसके पश्चात यहाँ का खास बात क्या है? बृहद हिमालय को हम क्या बोले? बृहद हिमालय को कहते हैं आंतरिक हिमालय। और क्या कहते हैं? बृहद हिमालय को कहते हैं आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय को कहते हैं ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। क्योंकि सालों भर यह बर्फ से ढका रहता है। बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई करीब 6100 मीटर है, औसत ऊंचाई। और 4000 मीटर पे जैसे ही जाते हैं, क्षोभमंडल में, वायुमंडल में हम लोग पढ़े हैं कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारा तापमान कम होता है। और 4000 मीटर हाइट को हम लोग कहते हैं हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु का क्या कंडीशन है कि 4000 मीटर से जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ जल क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। वाटर चेंजेज है ना, कन्वर्टेड इनटू आइस। तो एक 4000 मीटर चूंकि हिमांक बिंदु है तो इसके ऊपर सारा भाग कैसा होगा? बर्फीला हो जाएगा। तो सालों भर इसके वजह से बृहद हिमालय जो है बर्फ से ढका रहता है, जिसके वजह से इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसके नीचे कौन सा हिमालय? तो बृहद हिमालय के बाद अगला हिमालय कौन सा आएगा? लघु हिमालय। ठीक है, इसके बनस्पत इसका हाइट कम होगा। इसका औसत ऊंचाई कितना है? 3500 से, या फिर कह सकते 3000 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसका औसत ऊंचाई। किसका? लघु हिमालय का। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडल हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है देखिए ये आपका हिमालय, यानी सबसे निचली हिमालय जो है इसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। इससे ज्यादा हाइट का हिमालय जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो शिवालिक से ज्यादा हाइट का जो है उसे हम कहते हैं लघु हिमालय। और सबसे उच्च जो है, सबसे ऊंचा जो है उसको कहते हैं बृहद हिमालय। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय,
ठीक है, बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को हम लोग जो है बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय में 5 प्रमुख श्रेणी हमें पढ़ना है। लघु हिमालय में 5 प्रमुख श्रेणी पढ़ना है। कौन सा पढ़ेंगे भाई? तो ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमें मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मिलेगा मसूरी श्रेणी और नेपाल में आपको मिलेगा नाग टिब्बा तथा महाभारत श्रेणी। किसका भाग है? लघु हिमालय का पार्ट है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। गर्मी में इनके आइस मेल्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा क्षेत्र जो है वो मनोरम होता है या फिर कह सकते हैं घूमने लायक जगह आपका बन जाता है। लोग इसलिए गर्मियों में जो है लघु हिमालय वाले क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। यहाँ खूबसूरत घास का मैदान वगैरह मिलेगा, जैसलमेर है, गुलमर्ग है ना, सोनमर्ग है, बुग्याल है, पायाल है, ये सब आपको यहाँ घूमने के लिए खास जगह मिलेगा। अब देखिए सबसे निचला या सबसे बाहरी जो हिमालय है वो कौन सा है? उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, वो सबसे आपका जो है निचला हिमालय है। हिमालय का एक और खास बात, हिमालय का चौड़ाई पश्चिमी क्षेत्र में जब देखेंगे तो ज्यादा है, करीब 400 किलोमीटर तक जो है ये आपका जो मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, 400 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे पूरब की दिशा में जाएगा तो इसका चौड़ाई कम हो जाएगा, 150 किलोमीटर तक से। दूसरा खास बात ये देखिएगा, एक खास चीज यहाँ से आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप समझेंगे कि भाई घाटी किसके कहते हैं। ठीक है, घाटी किसे कहते हैं? तो आप ये सीधा सीधा समझेंगे, दो पर्वतों के बीच के भाग को, दो पर्वतों के बीच के समतल सपाट मैदान को हम घाटी कहते हैं। ठीक है, और दो पहाड़ों के बीच में जो है नेचुरल पाथ को दर्रा कहते हैं। सब सवाल कंफ्यूजन होता है, दर्रा किसे कहते हैं, वैली किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच में समतल सपाट मैदान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं। और इसी प्रकार का घाटी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। जैसे कौन सा घाटी मिलेगा? कस्बी घाटी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मिलेगा? कुल्लू कांगड़ा घाटी मिलेगा आपको। ठीक है, चुम्बी घाटी मिलेगा आपको। जैसे कि आपका दक्षिण में आपको केरला में मिलेगा आपको। ठीक है, केरला में आपका शांत घाटी मिलेगा। तो इस तरीके से दो पर्वतों के बीच में समतल सपाट मैदान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। नेचुरल पाथ दो पर्वतों के बीच को क्या कहते हैं? इसे ही दर्रा कहते हैं। दर्रा क्या है? नेचुरल पाथ है, दो पर्वतों के बीच में जो नेचुरल रास्ता बना हुआ है उसी को पाथ करते हैं। नदी उदी के द्वारा काट करके बनाए गए रास्ते को ही दर्रा कहा जाता है। तो फिलहाल ये था हमारा परिचय। अब देखिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे हर चीज का। तो सबसे पहला चर्चा हमारा होगा ट्रांस हिमालय के ऊपर। तो आइए जानते हैं ट्रांस हिमालय के ऊपर। तो देखिए ट्रांस हिमालय के ऊपर हम आपको बताएं, ट्रांस हिमालय के तहत कितना श्रेणी है? ट्रांस हिमालय के तहत कितना श्रेणी है? 3 श्रेणी है। सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद दूसरा श्रेणी कौन सा है? लद्दाख श्रेणी। तीसरा श्रेणी कौन सा है? जॉस्कर श्रेणी। तो सबसे उत्तरी श्रेणी को कहते हैं काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं केटू। केटू सर्वोच्च चोटी है जो कि ठीक है किसका? काराकोरम का। और ना केवल कारा का अपितु भारत का भी सर्वोच्च चोटी के रूप में केटू को जाना जाता है। दुनिया का दूसरा सर्वोच्च चोटी, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है केटू, और कंचन और जो है आपका ये है काराकोरम। काराकोरम का सर्वोच्च चोटी केटू, दुनिया का दूसरा सर्वोच्च चोटी केटू, भारत का सर्वोच्च चोटी केटू। केटू को कुछ प्रमुख नामों से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो केटू को कुछ प्रमुख नामों से जानते हैं, जैसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गौरी नंदा के नाम से जानते हैं, गौरी नंदा के नाम से जानते हैं, और है ना, और गौरी नंदा प्लस गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? केटू को। केटू क्या है भाई? दुनिया का सर्वोच्च चोटी है, दूसरा सर्वोच्च चोटी है, दुनिया का दूसरा सर्वोच्च चोटी है, भारत का सर्वोच्च चोटी है, और काराकोरम का सर्वोच्च चोटी है। परंतु यह केटू जो है पीओके वाले भाग में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले भाग में फैला। अब इसी काराकोरम पर जो है कुछ प्रमुख क्या पाया जाता है? ग्लेशियर पाया जाता है। इसका ग्लेशियर का मोटाई 1.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक हो सकता है, और इसका लंबाई जो है आप मान के चले 5 किलोमीटर से लेकर के 20, 30, 40 किलोमीटर तक भी जो है आपका इसका लंबाई हो सकता है। तो एक क्या चीज है? इसे ग्लेशियर कहते हैं, आइस सीट कहते हैं। तो इसके ऊपर काराकोरम श्रेणी पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि आप बड़े बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे। पहला है सियाचिन, है ना, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा कौन है भाई? हेस्पर ग्लेशियर है, इसी पे मिलेगा आपको। तीसरा कौन सा है? बियाफो है, बियाफो है ना, बियाफो है। चौथा कौन सा है? ठीक है, ये आपका जो है वाल्टोरा है, वाल्टोरा।
4 प्रमुख ग्लेशियर किसके ऊपर, काराकोरम के ऊपर 4 प्रमुख ग्लेशियर मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, काराकोरम के ऊपर। सियाचिन ग्लेशियर, हेस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर। ठीक है, इन्हीं सबसे नदियों का उद्गम होता है। जैसे गंगोत्री से गंगा माता का उद्गम हो रहा है, गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, यमुनोत्री से यमुना का, है ना, यमुनोत्री से यमुना का उद्गम हो रहा है। तो ये सब क्या है, सियाचिन है, हेस्पर है, बियाफो है, बाल्टोरा है। एक ग्लेशियर है, किसका ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित ग्लेशियर है। तो ये था हमारा चर्चा किसके ऊपर, ये चर्चा हो गया काराकोरम श्रेणी का चर्चा। दूसरा प्रमुख चर्चा हम क्या करेंगे, तो दूसरा प्रमुख चर्चा हमारा होगा वो काराकोरम श्रेणी के ठीक दक्षिण में कौन सा श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, इसे हम कहते हैं राकापोसी। लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राकापोसी। तो राकापोसी का विशेषता क्या है, विश्व का सबसे तीव्रतम ढलान है, विश्व का सबसे तीव्रतम ढलान है, कौन है, राकापोसी। ठीक है ना। दूसरा खास बात, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में एक नदी बहता है जिसको कहते हैं श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर से, ठीक है, हम चर्चा किए लद्दाख श्रेणी का। लद्दाख का सर्वोच्च चोटी कौन सा है भाई, लद्दाख का सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। क्या विशेषता है, विश्व का सबसे तीव्रतम ढलान है, ऐसे एकदम खड़ा है मानो यहाँ से गिरो डायरेक्ट नीचे गिर चलो। ठीक है, तो ये है राकापोसी का विशेषता, विश्व का तीव्रतम ढलान वाला चोटी है राकापोसी चोटी। किस पे है, लद्दाख पे है। लद्दाख और काराकोरम के बीच में एक नदी बहता है जिसको कहते हैं श्योक नदी। किसका सहायक नदी है, सिंधु का सहायक नदी है। नाउ द नेक्स्ट, अब इसके बाद इसके नीचे आइए तो आपका एक कौन सा बात की हम लोग, लद्दाख नदी। लद्दाख नदी और जॉस्कर नदी के बीच में एक और नदी बहता है, इस नदी को कहते हैं सिंधु। लद्दाख नदी और जास्कर नदी के बीच में, सॉरी, लद्दाख श्रेणी, गलती हो रहा था, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में एक और नदी बहता है। कौन सा नदी, इसे कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, लद्दाख नदी, लद्दाख श्रेणी और आपका जो है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से एक नदी बहता है, इसे कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी में आगे चलकर के श्योक नदी मिलता है, बताए थे वो सहायक नदी है। और इसी सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर जिसको कहते हैं लेह लद्दाख मिल गया। तो देखिए, ये आपका जो है इधर से उद्गम हुआ, सिंधु नदी का मानसरोवर झील के पास से उद्गम हुआ और ये अपना पश्चिमी दिशा में प्रवाहित करते हुए जास्कर और लद्दाख के बीच से बहते हुए जो है ये सिंधु घाट का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, तो इसके दाहिने तट पर बसा हुआ एक शहर, खूबसूरत सा शहर है। कौन सा शहर है, इस शहर को कहते हैं लेह लद्दाख हो गए। ठीक है, तो आप क्या जाने, लेह लद्दाख के बारे में जाने, जास्कर श्रेणी के बारे में जाने, प्लस आप जो है राकापोसी के बारे में जाने, तो इन सभी चीजों के बारे में आप जाने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पास काराकोरम, सॉरी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हमारा समाप्त। ये हमारा चर्चा किसका, एक था ट्रांस हिमालय का चर्चा। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा प्रमुख हमारा चर्चा जो होगा वो किस पे होगा, तो ट्रांस हिमालय के पश्चात जो अगला चर्चा हमारा होगा वो होगा हमारा बृहद हिमालय के ऊपर हमारा चर्चा। तो आइए जानते हैं बृहद हिमालय के बारे में। ट्रांस के बारे में आपको बोले थे कि ट्रांस को हिंदी में कहते हैं पार, यानी हिमालय के पार वाले हिमालय को कहते हैं पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय। अब देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में समतल सपाट मैदान है, खाली मैदान है, इसको कहते हैं। ठीक है, यह एक भाग है जिसको कहते हैं सचर जोन। तो कहता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय अलग होता है, किससे, सचर जोन से अलग होता है। किस चीज से अलग हो रहा है भाई, तो यह अलग हो रहा है एक जोन से, इसे कहते हैं क्या, सचर जोन। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, किससे, सचर जोन से यह अलग। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए चर्चा करते हैं, आइए बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय का चर्चा करें तो सवाल करेगा, ट्रांस हिमालय निम्न में से कौन है जो सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन में आपका ट्रांस हिमालय दिया रहे, ऑप्शन में आपका बृहद हिमालय दिया रहे, तो दोनों में जो है सबसे प्राचीन कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पूर्व ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, तो इसलिए सबसे प्राचीन हिमालय का बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है हमारा सबसे प्राचीन हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन सा है, बृहद हिमालय।
बृहद हिमालय में हम चर्चा करेंगे कि बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। नंगा पर्वतमाला से लेकर के कंचनजंगा तक। ठीक है, नंगा पर्वतमाला से नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वतमाला से नामचा पर्वत के बीच में फैला हुआ है बृहद हिमालय। ठीक है, और इसी आपका बृहद हिमालय में आप कह सकते हैं, इसी हिमालय में जो है हिमालय जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी हिमालय में विश्व के 10 सर्वोच्च चोटियां इसी में पाया जाता है। परंतु इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कमिंग सून जो है इसके ऊपर एक और वीडियो हम आप लोगों के लिए बना देंगे। लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि मोस्टली लोग आगामी आने वाले एग्जाम में ज्योग्राफी और पॉलिटी हम टारगेट को लेकर के चल रहे हैं कि शायद आपके लिए एक सफिशिएंट वीडियो बना दें, ताकि आप सभी लोग एडवांटेज ले सकें। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।